नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अब तो आप लोगों में एक खुशखबरी ज़रूर पहुंच चुकी होगी कि उत्तर प्रदेश में आप जान ही रहे हैं टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ ही गई है और लगातार लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे। लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहा था कि सर कब आएगी वैकेंसी, कब हम लोगों की तैयारी होगी। तो अब ये भी संशय आप लोगों का दूर हो चुका है, वैकेंसी आ गई है, आप लोग फॉर्म भरें और फॉर्म में कोई गलती ना करें। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति, और यहीं से हम लोग शुरू करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति। इससे पहले ये हमारा बैच 14 मार्च को प्रारंभ हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने हिंदी भाषा का विकास, हिंदी की बोलियाँ, देवनागरी लिपि, वर्णमाला, समास, संधि, कारक, ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति, और इसी के साथ इतिहास लेखन के बाद काल विभाजन की बात करेंगे, सीमा निर्धारण नामकरण की बात करेंगे, फिर आदिकाल की बात करेंगे। तो इस तरीके से आदिकालीन परिस्थितियाँ क्या हैं उनकी बात करेंगे, फिर भक्ति काल की बात करेंगे, रीति काल की बात करेंगे, आधुनिक काल। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक होगा वो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। ये वीडियो पब्लिक वीडियो है, वीडियो पब्लिक कर दे रहे हैं। उसका कारण ये है कि कई लोगों का लगातार फ़ोन आ रहा है, लगातार मैसेज आ रहा है कि सर एक आध डेमो दे दीजिए। तो मैंने बताया कि मेरे चैनल पर बहुत सारे डेमो पड़े हैं, कोई देख लीजिए। फिर भी इस वीडियो को पब्लिक किया जा रहा है। जो हमारे नए मेंबर्स हैं वो भी ध्यान दें, जैसे संतोष हैं, सत्येंद्र हैं, महिमा हैं, विनीता हैं, संजीव हैं, जिनका एडमिशन अभी कल हुआ है। तो ये लोग ज़रूर ध्यान दें कि चीज़ों को अंत तक देखें। जब तक किसी चीज़ के अंत तक नहीं पहुंचते हैं तब तक निष्कर्ष निकालना एकदम गलत होगा। निष्कर्ष तब निकालें जब अंत तक पहुंचे, सारी चीज़ों को देखें। तो वीडियो को अंत तक देखिए। जो भी हमारे नए मेंबर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो पब्लिक हो तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। तो बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जो नए मेंबर्स हैं वो एक बार फिर से ध्यान दें, जो भी नए लोग हैं चैनल पर देख रहे हैं, कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं 14 मार्च से जो बैच शुरू हुआ है वो सारे जो लेक्चर छूटे हैं वो आपको मिल जाएगा। उसके लिए हमारे दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। नंबर आपको बता दें एक बार, बस थोड़ा समय लेंगे, नंबर बता दें। 80 52 58 4 004 ये नंबर है। इस नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। दूसरा नंबर है 97 21 46 27 40। इस नंबर पे, दोनों नंबर पे किसी पर भी फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर समय बर्बाद किए हुए हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो 19वीं सदी के आरंभ में शुरू हुई। इससे पूर्व की जो रचनाएँ हैं उनमें प्रामाणिकता का अभाव है। साहित्य इतिहास लेखन का वास्तविक प्रयास किसने किया? तो फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने 1839 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखकर प्रारंभ किया। तो इसी को पहला प्रयास माना गया। तो क्या इससे पहले जो रचनाएं की गई उन रचनाओं को इतिहास क्यों नहीं माना गया? तो उसका कारण था प्रामाणिकता का अभाव। कौन कौन सी वो रचनाएं हैं थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, 19वीं सदी के पहले चरण से अगर हम देखें तो ये इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ, लेकिन इससे पहले आप देखेंगे भक्तमाल की रचना हुई, कालिदास हजारा की रचना हुई, 84 वैष्णवन की वार्ता हुई, 252 वैष्णवन की वार्ता हुई, कविमाला रचना की गई। ये सभी रचनाएं इतिहास दृष्टि का इनमें अभाव था। उन रचनाओं में अगर हम देखें तो कवि का नाम हमको मिलेगा, कवि का परिचय हमको मिलेगा। रचनाकार के समय व तिथियों का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। ध्यान देना, प्रामाणिकता का अभाव इसलिए कहा गया कि उसमें रचनाकार के समय और तिथियों का उल्लेख नहीं है,
चाहे वो भक्तमाल हो, चाहे कालिदास हजारा हो, चाहे 84 वैष्णवन की वार्ता हो, चाहे 252 वैष्णवन की वार्ता हो, चाहे कविमाला की बात हो। रचना और रचनाकार का मूल्यांकन भी बिल्कुल नहीं है और इतिहास दृष्टि का तो पूर्णतः अभाव है, इसलिए उसे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में शामिल नहीं किया गया। ध्यान रखना एक चीज़, जो भी नए लोग देख रहे हैं, मेरे वीडियो को जब भी आप देखिए तो जब आपके पास समय हो तब देखिए, या तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, चीज़ों को समझते चलिए, चीज़ों को लिखते चलिए। जो चीज़ें PDF में नहीं है, समझाई जा रही हैं, तो उन्हें आप गौर से सुने, या तो कॉपी पेन में अगर ना याद हो तो कॉपी पेन से लिखते चलें। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इन रचनाओं को शामिल नहीं किया गया। सबसे पहला जो प्रयास किया गया वो अंदुई हिंदुस्तानी है, यानी इस्तवार दालालित्रोत्तर अंदुई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। किसने लिखा? गारसा द तासी ने लिखा। बहुत बार प्रश्न पूछा गया, चाहे वो TGT PGT हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, GIC प्रवक्ता हो, PRT हो, UGC नेट हो, हर जगह ये प्रश्न पूछा गया है कि साहित्य इतिहास लेखन की पहली रचना किस भाषा में लिखी गई? तो फ्रेंच भाषा में। किसने लिखी ये भी पूछा गया, तो गारसा द तासी ने। कौन सी रचना है? तो इस्तवार दालालित्रोत्तर अंदुई हिंदुस्तानी लिखा गया। अब आखिर इस ग्रंथ में क्या है, इस ग्रंथ की विशेषता क्या है, उस विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। जो गारसा द तासी ने लिखा फ्रेंच भाषा में 1839 में, उसमें देखेंगे कवियों और रचनाओं के काल का यथासंभव वर्णन किया गया है। कवियों व रचनाओं के काल का यथासंभव इसमें वर्णन है। इसमें जो प्रस्तुति दी गई है वो काल क्रमानुसार ना होकर वर्ण क्रमानुसार है। वर्ण क्रमानुसार ये कि जैसे काल क्रमानुसार नहीं, किसी का काल पहले आ रहा है, किसी का काल बाद में आ रहा है, उससे मतलब नहीं। मतलब इन्होंने रखा सिर्फ वर्ण क्रमानुसार, यानी क से आने वाले को पहले रख दिया गया, फिर ख से आने वाले को पहले फिर उसके बाद रखा गया, फिर ग से आने वाले को उसके बाद रखा गया, यानी वर्ण क्रमानुसार रखा गया। ये नहीं कि किसी का जन्म अगर दिया है कि 1329 में हुआ और किसी का जन्म 1826 में हुआ, और अगर 1826 वाले का नाम क से आता है तो उसे पहले रखा जाएगा। यही हुआ वर्ण क्रमानुसार। इसके अलावा इस रचना में हिंदी के साथ साथ कहीं कहीं पर अन्य भाषाओं के रचनाकारों को भी शामिल किया गया है, इसलिए यह इतिहास नहीं कह सकते इसको हम कह सकते हैं कि तथ्यों का कोष मात्र है। जो गारसा द तासी ने 1839 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में इस्तवार दालालित्रोत्तर अंदुई हिंदुस्तानी लिखा, इसे हम ऐतिहासिक रचना नहीं मान सकते हैं, इसे हम इतिहास में शामिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि इसमें प्रस्तुति कालक्रमानुसार नहीं है, वर्ण क्रमानुसार है। दूसरी चीज़, हिंदी ही नहीं बल्कि अन्य भाषा के रचनाकारों को भी शामिल किया गया, तो हम इसे कह सकते हैं कि यह तथ्यों का कोष है। दूसरी प्रमुख रचना की बात करते हैं, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की 1883 ईस्वी में। इसमें 1000 कवियों की जीवनियाँ और कविताएं हैं, लेकिन तिथियों की प्रमाणिकता का अभाव है। 1000 कितने कवि? ध्यान रखना, 1000 कवियों की जीवनियाँ और कविताएं हैं, लेकिन इनमें तिथियों की प्रमाणिकता का अभाव है। ये साहित्य का इतिहास नहीं बल्कि बाद के ग्रंथों है तो अच्छी सामग्री का स्रोत है। इसका दूसरा संस्करण 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कालिदास हजारा पर आधारित है। यह रचना कालिदास हजारा पर आधारित है। 19वीं सदी के पूर्व की रचना कालिदास हजारा जो है, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिव सिंह सेंगर की रचना शिव सिंह सरोज किस रचना पर आधारित है? तो कालिदास हजारा पर आधारित है। अब देखिए यहाँ पर PDF में नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को समझाते चल रहा हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कॉपी पेन लेकर बैठें। जो चीज़ें PDF में नहीं है उन्हें आप लिखते चलें।
और जाहिर सी बात है, जब समय कम बचेगा तो आपको मेहनत अधिक करनी होगी। सफलता की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। आपको 4 घंटे 5 घंटे कम से कम देना होगा। जो वीडियो लेक्चर दिए जा रहे हैं उन लेक्चर को सुनना होगा, जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है उन्हें टेस्ट सीरीज को करना होगा। तो यहाँ पर शिव सिंह सेंगर की रचना शिव सिंह सरोज कालिदास हजारा पर आधारित है। इस रचना को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु भी माना जाता है। इसी को हिंदी का प्रथम वृत्त संग्रह भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किस रचना को हिंदी का प्रथम वृत्त संग्रह भी कहा जाता है? तो शिव सिंह सरोज को कहा जाता है। किस रचना को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? तो यहाँ आप जानेंगे कि शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। अब इसके बाद अगली रचना की बात करते हैं, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ, जिसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा। वास्तविक रूप से प्रथम साहित्य इतिहास कौन सा है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। इस रचना को वास्तविक रूप से प्रथम साहित्य इतिहास माना जाता है। यह ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तत्वाधान में प्रकाशित हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो रचना की है उसमें कवियों व रचनाओं के मूल्यांकन का प्रयास उन्होंने किया और इसमें काल क्रमानुसार वर्णन है। प्रस्तुतिकरण इसमें जो दिया गया वो कैसा दिया गया? तो वर्ण क्रमानुसार ना होकर काल क्रमानुसार है। किसके विपरीत है? अभी मैंने आपको बताया, तुरंत अपने दिमाग पर जोर दीजिए। जो गारसा द तासी ने फ्रेंच भाषा में 1839 ईस्वी में एस्तबार दाला लित्रोत्तर एंदुई हिंदुस्तानी लिखा था, उसमें प्रस्तुति काल क्रमानुसार न होकर वर्ण क्रमानुसार था। अभी मैंने आपको बताया है। और फिर उन्हीं के विपरीत जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो रचना की, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसमें उन्होंने प्रस्तुतिकरण जो किया वो वर्ण क्रमानुसार न होकर काल क्रमानुसार है। पहली बार युगीन प्रवृत्तियों का भी विश्लेषण इन्होंने किया। हिंदी के अलावा किसी भी भाषा को स्वीकार नहीं किया है। जबकि इससे पहले गारसा द तासी ने जो लिखा था, उन्होंने अपनी रचना में हिंदी के साथ अन्य भाषा के रचनाकारों को भी शामिल किया था, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन ने ऐसा नहीं किया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने केवल हिंदी भाषा के ही कवियों को, रचनाकारों को स्वीकार किया है। दूसरी चीज, प्रमुख विशेषता यह है जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना की कि उन्होंने युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण किया, जैसे चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य। जो युगीन प्रवृत्तियां थीं, उन युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर उन्होंने नामकरण किया। उन्होंने कर्ता के आधार पर नामकरण नहीं किया। प्रवृत्ति जो थी उस समय की युगीन प्रवृत्ति, उसके आधार पर नामकरण किया। विकासवादिता के आधार पर नहीं किया, सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर नहीं किया, बल्कि उन्होंने युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण किया। पहली बार भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही माना है। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग किसने माना है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही माना है। अब इसके बाद अगली रचना की बात करते हैं, मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद 4 खंडों में प्रकाशित हुई। मिस्र बंधु विनोद के जो पहले 3 खंड हैं उनका प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ, जिन्हें हिंदी नवरत्न के नाम से भी जाना जाता है। जबकि दूसरा खंड, चतुर्थ खंड 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिस्र बंधु में कौन कौन है? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, छोटी छोटी परीक्षाओं में पूछा जाता है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, इन तीनों बंधुओं का सम्मिलित नाम है मिस्र बंधु, और इन्होंने मिस्र बंधु विनोद की रचना की। ये भी आपको ध्यान रखना है
कि जो पहले के 3 खंड हैं उन्हें हिंदी नवरत्न के नाम से जाना जाता है। नवरत्न क्यों? क्योंकि उसमें 9 कवियों के नाम थे। हिंदी नवरत्न में 9 कवि कौन कौन से थे? कॉपी पेन अगर है तो लिख लीजिए, नहीं लिख रहे हैं, नहीं कॉपी पेन है तो सुन लीजिए। नवरत्न में 9 कवि कौन कौन से थे? पहले थे तुलसीदास, दूसरे सूरदास, तीसरे देव, चौथे बिहारी, 5वां भूषण, 6ठा केशव, 7वां मतीराम, 8वां हरिश्चंद्र यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र और 9वें चंद्रवरदाई। तो इस तरीके से नवरत्न में 9 थे। 9 कौन कौन? फिर आप रिपीट कर दें, सुन लीजिए। तुलसी, सूर, देव, बिहारी, भूषण, केशव, मतीराम, भारतेंदु, चंद्रवरदाई। लेकिन जब दूसरा संस्करण इसका प्रकाशित हुआ तो उस दूसरे संस्करण में दुलारे लाल भार्गव के कहने पर मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में कबीर को नवरत्न के रूप में जोड़ा। किसको जोड़ा? कबीर को। हिंदी नवरत्न में कबीर को किसके कहने पर जोड़ा गया? तो दुलारे लाल भार्गव के कहने पर। देखिए, बहुत छोटी से छोटी चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न बन सकता है, वो भी आपको हम बताते हुए चल रहे हैं, भले ही पीडीएफ में नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि पीडीएफ में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन मैं अलग से समझाता हूँ, उन सारी चीज़ों को आप समझते चलें। कक्षाएँ आपको कैसी लग रही हैं, आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ आप कमेंट में, वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। जब जब वीडियो पब्लिक की जाती है बीच बीच में, हर चौथे दिन, 5वें दिन, तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूँ कि क्या रिस्पॉन्स लोगों का आ रहा है। तो मिश्र बंधु विनोद की रचना मिश्र बंधुओं ने की। मिश्र बंधु में कौन कौन से हैं? तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। मिश्र बंधु विनोद के पहले 3 खंड को हिंदी नवरत्न के नाम से जाना जाता है, जिसमें तुलसी, सूर, देव, बिहारी, भूषण, केशव, मतीराम, भारतेंदु और चंद्रवरदाई थे। लेकिन जब इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ तो उसमें दुलारे लाल भार्गव के कहने पर मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में कबीर को नवरत्न के रूप में दर्जा दिया। अब इस रचना में आप देखेंगे कि सबसे अधिक वृहद इतिहास का ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद है, जिसमें 5000 कवियों का वर्णन है। इससे पहले अभी मैंने बात किया था, हिंदी का प्रथम वृत्त संग्रह है। याद आया आपको? नहीं याद आया? कोई बात नहीं। ऐसी रचना जो कालिदास हजारा पर आधारित है, अब तो याद आया। शिव सिंह सरोज, जिसे प्रथम वृत्त संग्रह भी कहा जाता है, कालिदास हजारा पर आधारित रचना है। उस शिव सिंह सरोज में केवल 1000 कवियों की जीवनियाँ व कविताएं हैं, लेकिन मिश्र बंधु विनोद में 5000 कवियों का वर्णन है। इसीलिए सबसे अधिक, या हम ये कह सकते हैं कि यह एक वृहद इतिहास ग्रंथ है। साहित्य इतिहास को 8 खंडों में विभाजित कर कालबोधक नामकरण किया गया है मिश्र बंधु विनोद में। इन्होंने साहित्य इतिहास में तुलनात्मक पद्धति की शुरुआत की, लेकिन तुलनाओं का आधार प्रायः काव्यशास्त्रीय ही रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस वृहद इतिहास के बारे में कहा है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से ही लिया है। कवियों के परिचयात्मक वर्णन हमने किससे लिया है? तो मिश्र बंधु विनोद से ही लिया है। प्रथम संस्करण में कौन कौन से थे मैंने अभी आपको बताया। किसके कहने पर कबीर का नाम जोड़ा गया ये भी मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का योगदान जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में उन्होंने दिया है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1929 ईस्वी में, वह मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगर विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को आप लोगों ने हल किया होगा तो आपको जरूर यह मिला होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना हिंदी साहित्य का इतिहास किस रूप में लिखा गया? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की इतिहास दृष्टि पूर्णतः स्पष्ट, परिपक्व व विकसित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है साहित्य के बारे में, साहित्य इतिहास के बारे में, उन्होंने कहा कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। उन्होंने कहा कि जनता की जो चित्तवृत्ति है कैसे होता है, साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब कैसे होता है, तो आप गौर से सुने, इस चीज़ को ध्यान दें। देखिए, जो जनता की चित्तवृत्ति है, जो मन है, जब चित्तवृत्ति में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। जैसे आदिकाल की आप साहित्य देखें, जब आदिकाल से आप भक्ति काल में जाएंगे तो देखेंगे कि आदिकाल से भक्ति काल की जो साहित्य है वहाँ पर परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। या फिर आप रीति काल में देखें या आधुनिक काल में देखें तो एक से दूसरे काल में जाएंगे तो परिवर्तन देखने को मिलेगा। उसका कारण सिर्फ यही है कि जो हमारा समाज है, समाज में जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, उस जनता के जब चित्तवृत्ति में परिवर्तन होगा तो साहित्य में परिवर्तन होगा। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। अगर ये भी नहीं समझ में आए तो एक उदाहरण और मैं आपको दे रहा हूँ, आपके समझ में आ जाएगा। अगर आपके दादाजी रहे, आपने अभी भी बहुत सारे लोगों के दादाजी हैं, बुजुर्ग लोग हैं, आपके दादाजी की सोच और आपकी सोच में आप देखें कितना ज़्यादा फर्क है। दादाजी के समय का जो समाज था और आपके समय का जो समाज है, उन दोनों के समाज में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है? ये परिवर्तन क्यों है? ये परिवर्तन इसीलिए है क्योंकि आपके मन में और आपके दादाजी के मन में और विचार में परिवर्तन आ चुका है। तो जब आपके मन में परिवर्तन होगा, आपके दादाजी के मन में परिवर्तन होगा, तो दादाजी जो लिखेंगे उनके लेखन में और आपके लेखन में अंतर होगा। अंतर इसलिए होगा कि आप लोगों के मन में चित्तवृत्तियों में परिवर्तन आ चुका है। ठीक उसी तरीके से प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तो यही मैं कह रहा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्तियाँ जो परिवर्तित होती हैं, जैसे जो आप में परिवर्तन आया, आपके दादाजी में परिवर्तन का कारण क्या है? अब यह भी सवाल उठता है आपके मन में कि आखिर में ये ऐसा परिवर्तन क्यों आ गया? तो आप जानते हैं, राजनीतिक परिस्थितियों के कारण, सामाजिक परिस्थितियों के कारण, सांप्रदायिक परिस्थितियों के कारण, धार्मिक परिस्थितियों के कारण ही यह परिवर्तन होता है। जनता की चित्तवृत्तियों में जो परिवर्तन आता है वो कैसे परिवर्तन आता है? बहुत सारे राजनीतिक आप देखेंगे नेता हैं, वो आपको इस प्रकार से मोटिवेट कर देंगे कि एकदम धर्म में उलझा देंगे, और जब धर्म में उलझा देंगे तो राजनीतिक कारण भी हो गया, धार्मिक कारण भी हो गया, सांप्रदायिक कारण भी वहाँ से बन सकता है, सामाजिक भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इससे आपके समाज में बिखराव हो जाता है। अगर आप गांव से हैं तो आपको पता होगा। मैं एक और उदाहरण आपको देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें देखिए, जब तक आपके दिमाग में चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक किसी भी लाइन को, किसी भी पॉइंट को याद नहीं कर सकते हैं। अगर आपके दादाजी हैं तो अपने दादाजी से पूछिए, या गांव में जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए, गाँव में जो पहले शादियां होती थी लोग क्या करते थे। आज तो आप टेंट से जाकर सामान बुक करा लेते हैं, लेकिन पहले जब शादियां होती थी लोग क्या करते थे? एक दूसरे के यहाँ से बर्तन मांगना, एक दूसरे के यहाँ से गलीचा मांगना, एक दूसरे के यहाँ से दरी मांगना, चारपाई मांगना, ये सारी चीज़ लाते थे और उसी से शादियाँ होती थी। आज के ज़माने में क्या हो गया? अब परिवर्तन हो गया। हम दूसरे से क्यों कहें, दूसरे से क्यों मांगें, टेंट से बुक करा लेते हैं। तो ये परिवर्तन क्या है? ये सोच में परिवर्तन आया। तो एक आर्थिक कारण भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ परिवर्तन का कारण है। खैर बहुत ज़्यादा नहीं चलेंगे वहाँ पर। तो
यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो ये कहा, इसके आधार पर, इस कथन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्तवृत्ति बदलती है, उसी के अनुसार साहित्य भी बदल जाता है। जनता की चित्तवृत्ति प्रायः राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक कारणों से बदलता है। साहित्य इतिहास का अर्थ है यह दिखाना कि चित्तवृत्तियाँ कैसे बदलती हैं और उनके बदलने में साहित्य कैसे बदला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास बोध प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी था। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना आपको जरूरी है, प्रत्यक्षवादी, विधेयवादी। देखिए, प्रत्यक्षवाद का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा जान लेते हैं। किसी कार्य की व्याख्या निश्चित व वस्तुनिष्ठ कारणों के आधार पर करना प्रत्यक्षवाद होता है। वैज्ञानिक चिंतन प्रत्यक्षवाद पर ही आधारित है और इसी संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पश्चिमी चिंतक तेन के आभारी हैं, जिन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन में पहली बार प्रत्यक्षवाद का प्रयोग किया था। अब यहां पर भी आपके लिए एक प्रश्न बन सकता है, कि साहित्य के इतिहास लेखन में पहली बार प्रत्यक्षवाद शब्द का प्रयोग किसने किया? तो पश्चिमी चिंतक तेन ने किया। या प्रत्यक्षवाद की परंपरा को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल किससे प्रभावित हैं? तो पश्चिमी चिंतक तेन से प्रभावित हैं। तेन ने साहित्य की व्याख्या 3 तत्वों के आधार पर की। 3 तत्व कौन कौन से थे? जाति, वातावरण व रचना का क्षण। यहाँ जाति का अर्थ किससे है? समाज से। जो तेन ने व्याख्या की, उन्होंने जो जाति बताया, जाति का मतलब समाज से है। वातावरण मतलब वहाँ की जो चित्तवृत्तियाँ हैं, लोगों की, जनता की चित्तवृत्तियों को बनाने वाली स्थितियों का अंकन। क्षण मतलब विशेष समय, जिस समय में उन्होंने रचना की। और शुक्ल जी ने सामान्यतः इन 3 तत्वों के ही माध्यम से हिंदी साहित्य लिखा है। इस कारण उनके इतिहास में युगीन परिस्थितियों का विश्लेषण अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। अब बात करते हैं नामकरण की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो साहित्य इतिहास लिखा, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर उन्होंने काल विभाजन किया। उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया, भक्ति काल नाम दिया, रीति काल नाम दिया, आधुनिक काल नाम दिया। भक्ति काल में निर्गुण सगुण में बांटा, रीति काल को रीति काव्य और रीति स्वच्छंद काव्य के रूप में विभाजित किया। तो इस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान के रूप में विभाजित किया। रचनाकारों की जीवनी लिखने के आधार पर उन्होंने रचनाओं के मूल्यांकन को महत्व दिया। रचनाओं का मूल्यांकन ना तो पारंपरिक रसवादी दृष्टिकोण से किया और ना ही आधुनिक सामाजिक दृष्टि से, बल्कि इन दोनों का समन्वय करके रस की लोकमंगलवादी व्याख्या प्रस्तुत की। तो इस तरीके से उन्होंने काल विभाजन किया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर काल विभाजन जो उन्होंने किया। भले ही समय लग रहा होगा, मैं मान रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन जितना आपको गहन अध्ययन होगा, जितना गहन आपके अंदर ज्ञान होगा, उतना ही आप बेहतर किसी चीज़ को कर सकते हैं। शुक्ल जी ने जो साहित्य इतिहास लेखन किया, साहित्य इतिहास लेखन के जो प्रयास किए, उसकी सीमाएं क्या है? तो पहला तो आपने देखा, प्रत्यक्षवादी पद्धति के कारण शुक्ल जी ना तो रचनाकार के व्यक्तित्व को महत्व दे सके और ना ही परंपरा से पैदा होने वाले प्रभाव के। तेन के दृष्टिकोण का खंडन जिस प्रकार हडसन ने किया था, उसी प्रकार शुक्ल जी का खंडन आचार्य द्विवेदी का प्रभाव है, जबकि सूर पर विद्यापति व जयदेव की परंपरा का सीधा असर है। प्रत्यक्षवाद के प्रभाव में शुक्ल जी ने हर बड़ी घटना की व्याख्या केवल युगीन परिस्थितियों के आलोक में की। जैसे भक्ति काल के उदय में, जब भक्ति काल की बात करते हैं तो भक्ति काल के उदय में इस्लाम की प्रतिक्रिया को प्रधान कारण बताया। संत काव्य में सगुण विरोधी दृष्टिकोण पर इस्लामी एकोश्वरवाद का प्रभाव उन्होंने मान लिया। सूफियों के प्रेम काव्य को फारसी परंपरा की
मसनवी शैली के प्रभाव के रूप में व्याख्यायित कर दिया। लेकिन आगे चलकर आचार्य द्विवेदी जी ने, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और विजय देव नारायण शाही आदि विद्वानों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इन मतों का खंडन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल व रीति काल का वर्गीकरण भी उचित नहीं किया है, चाहे रीति काल की बात करें और चाहे भक्ति काल की बात करें। भक्ति काल के बारे में मैंने अभी आपको बताया। ऐसे आप देखेंगे वीरगाथा काल का नामकरण भी सही नहीं है। इसके गलत होने का कारण मात्र इतना नहीं कि उनके समय में तथ्यों का घोर अभाव था, बल्कि उनकी प्रणाली में भी दोष है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना कि जो विशेषता मात्रा में अधिकतम होगी उसी को नामकरण का आधार बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, वो भी पूर्णतः एक छोटा अंश हो सकता है। इसलिए कालांतर में इस काल को आदिकाल माना गया। गणपति चंद्र गुप्त ने जो इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इस दृष्टिकोण का खंडन किया जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या योगदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ से आप लोगों के लिए प्रश्न बनते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जिस विद्वान ने हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा को सबसे अधिक प्रभावित किया वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने 3 रचनाएं लिखी: हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास। और ये तीनों रचनाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं कि लगभग हर परीक्षा में पूछी जाती हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जीआईसी प्रवक्ता हो, केवीएस हो, पीआरटी कोई भी हो, डीएसएसबी हो, हर जगह यूजीसी नेट हो, हर जगह पूछा जाता है। मैंने इसीलिए कहा कि कॉपी पेन लेकर बैठे, चीज़ों को समझते चलें। और वीडियो कैसा लग रहा है लास्ट में कमेंट में आप ज़रूर बताएं। और जो हमारे नए मेंबर्स हैं वो भी एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ ध्यान दें। सत्येंद्र हैं, संतोष हैं, ममता हैं, विनीता हैं, संजीत हैं, ये जितने भी लोग हैं, सोनल हैं, ये सभी लोग ध्यान दें कि वीडियो को अंत तक देखें, चीज़ों को समझते चलें। बाकी ये पीडीएफ जिससे आप वीडियो बन रहा है, जिसे आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सारा पीडीएफ आपको सुबह 10 बजे आपके व्हाट्सएप पर मिल चुका है। पीडीएफ को पढ़ें, वीडियो देखें। टेस्ट सीरीज जो दिया गया उसका उत्तर आप हमको 12 बजे तक जरूर भेजें। बहुत सारे लोग उत्तर नहीं भेज रहे हैं, गलत बात है। आप लोग उत्तर जरूर भेजें अपना, और शाम को फिर उसका सही उत्तर मेरे तरफ से दिया जाता है। और जितना यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है रात में 9 बजे लाइव क्लास में, आप लोग जरूर देखेंगे कि इनसे और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। उसकी बात हम लोग रात में 9 बजे करते हैं। तो चलिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास की 3 पुस्तकें लिखी, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास, उसकी बात हम लोग करते हैं यहाँ पर। आचार्य द्विवेदी का जो दृष्टिकोण है वो किसी से प्रभावित नहीं है। जिस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास लेखन है वो तेन से प्रभावित है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी का तेन से प्रभावित नहीं है, बल्कि परंपरावादी है। पश्चिमी इतिहास चिंतन में जो तेन का प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण है उसका विरोध सबसे पहले हडसन ने किया था, और उसका आधार यही था कि प्रत्यक्षवाद परंपरा व इतिहास के प्रभाव को नज़रअंदाज नहीं करता है। और ठीक यही चीज़ हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी निभाई। तो अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम कहें, एक चीज गौर से सुनिएगा, अगर आप प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम कहें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य लेखन हडसन से प्रभावित है, अप्रत्यक्ष रूप से। और किसके विपरीत है? तो तेन के प्रत्यक्षवादी परंपरा, तेन के प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के विपरीत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन के विपरीत है। यानी जहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और तेन प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं, वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी और पश्चिमी चिंतक हडसन परंपरावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। उन्होंने प्रमाण सहित बताया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि कबीर के व्यक्तित्व में जो अक्खड़ता
जो अखरता दिखाई देती है वह वस्तुतः गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित नाथ परंपरा से उन्हें मिली है। इसी प्रकार उन्होंने सुर साहित्य में भक्ति व श्रृंगार के समन्वय की चर्चा करते हुए उसे जयदेव, चंडीदास और विद्यापति की पूर्व परंपराओं से जोड़ा है। तो द्विवेदी जी का दृष्टिकोण कैसा है? परंपरावादी है। और पश्चिमी चिंतक हडसन का भी दृष्टिकोण परंपरावादी है। द्विवेदी जी ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण ना अपनाकर समग्रता पर बल दिया है। यानी शुक्ल जी ने जहां वैज्ञानिक वर्गीकरण पर बल दिया, वहीं द्विवेदी जी ने समग्रता पर बल दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को पहले निर्गुण और सगुण में बांटा व पुनः इनके दो उपधाराओं में विभाजित किया। वहीं द्विवेदी जी ने इसलिए विश्लेषणात्मक व्याख्या के स्थान पर संश्लेषणात्मक व्याख्या की ओर और संपूर्ण भक्ति साहित्य को एक विराट आंदोलन के रूप में व्याख्यायित किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो नामकरण किया है वो आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल के आधार पर नामकरण किया है। और आज भी आप देखेंगे कि यह स्वीकार्य है। आचार्य द्विवेदी ने साहित्य की समीक्षा हेतु जो मूलभूत प्रतिमान तय किए वह काव्य शास्त्रीय न होकर समाज शास्त्रीय है, परंपरावादी है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका समन्वय किया था। कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य की समीक्षा के लिए समाजशास्त्री प्रतिमान तय किया और कहा मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। अशोक का फूल निबंध आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा। अशोक का फूल निबंध जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, उसी में उन्होंने कहा है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। उन्होंने रचनाओं व रचनाकारों का विश्लेषण करते हुए शिल्प पक्ष पर अधिक बल नहीं दिया है। कहीं कहीं शिल्प के संबंध में सभी प्राचीन मान्यताओं को ठुकराकर नए काव्यशास्त्रीय मूल्य निर्धारित किए हैं। और यही कारण है कि कबीर की भाषा जो आचार्य शुक्ल को अनगढ़ हुआ काव्यात्मकता से रहित महसूस हुई थी, उसी भाषा को नए मूल्यों से परख करके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उद्घोष किया कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, भाषा के बादशाह हैं। कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं और भाषा के बादशाह हैं। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, आप लोग जानते होंगे। जो भी चीज़ें यहाँ पर समझाई जा रही हैं, आप देखेंगे कि इनसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। अब इसके बाद आइए हम बात करते हैं आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी का क्या योगदान रहा है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपसे समय लेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। थोड़ा सा समय ये लेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, भले ही लेक्चर अभी आपका 38 मिनट का हो चला है, फिर भी समय लेंगे, कोशिश करेंगे कि चीज़ें बेहतर हो जाएं आपकी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो विरोध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया, किन किन तथ्यों पर किया, थोड़ा सा संक्षेप में सुनिए। पहला, आदिकाल के तथाकथित सांप्रदायिक साहित्य का है, जहाँ शुक्ल जी ने सिद्धनाथ व जैन साहित्य को सांप्रदायिक कहा था और इस आधार पर उसे साहित्य से बाहर कर दिया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका खंडन करते हुए कहा कि यदि हम धार्मिक साहित्य को बाहर करेंगे तो संपूर्ण भक्ति काल को साहित्य क्षेत्र से बाहर करना पड़ेगा। दूसरा, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात कहाँ पर विरोध है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल के उद्भव की जो व्याख्या की वो प्रत्यक्षवादी प्रभाव में यह कहकर कर दी कि भक्ति साहित्य इस्लाम की प्रक्रिया में विकसित हुआ। और उन्होंने कहा कि अपने पौरुष से हताश जाति के पास ईश्वर की करुणा व शक्ति में ध्यान लगाने के अलावा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं था। यह कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि ऐसा नहीं है। द्विवेदी जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतों का खंडन किया और प्रश्न उठाया कि जो भक्ति साहित्य दक्षिण भारत में 7वीं 8वीं सदी में अलवार परंपरा में विकसित हो चुकी थी, उसे परवर्ती इस्लाम आक्रमण परिणाम कैसे माना जा सकता है। भाई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है।
भक्ति साहित्य भारत की परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। उन्होंने यह भी कहा कि इतनी जिजीविषा से भरा साहित्य हतदर्प जात की पराजित मानसिकता का परिणाम कैसे हो सकता है। तीसरा जो विरोध किया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, उन्होंने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले यह कहा था कि कबीर का मूल्यांकन करते उन्होंने कहा कि अखरता है इनमें, इस्लामी एकेश्वरवाद, पैगंबरी खुदावाद का प्रभाव माना कबीर पर। उसी पर द्विवेदी जी ने कहा कि नाथ संप्रदाय की हठयोग साधना है, इनमें जो अखरता का कारण है कबीर में, वो नाथ संप्रदाय की हठयोग साधना का कारण है। तो यह कारण उन्होंने स्वीकार किया। अब आइए बात कर लेते हैं आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी का क्या योगदान रहा है। आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। देखिए, ये सब रचनाएं खूब पूछी जाती हैं, मिलाने के लिए, मिलान करने के लिए आती हैं, और टीजीटी पीजीटी में तो सीधे एक लाइन का प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रचना किसकी है। जबकि यूजीसी नेट में आप देखेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर में आप देखेंगे कि मिलाने के लिए पूछा जाता है, 4-4 रहते हैं। तो यहाँ पर जो आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा, इसकी बात कर लेते हैं। इस रचना में उन्होंने कहा कि लिखने की सजगता जीवंतता को कम करती है, जबकि कहने की सजगता जीवंतता को बढ़ाती है। ये कहा आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। आगे उन्होंने कहा कि श्रृंगार और भक्ति के समन्वय के अंतर्विरोध को सुलझाते हुए उन्होंने कहा कि ईश्वर मानव से अधिक क्षमताएं रखता है। इस रूप में श्रृंगार में मानव से भी अधिक मानव हो सकता है, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा आचार्य चतुर्वेदी का इतिहास लेखन इस बात का भी प्रमाण है कि उन्हें साहित्यिक विधाओं की प्रकृति के गहरे अंतरों की पहचान करती आती है। कविता और गद्य का बाहरी रूप उनकी आंतरिक प्रकृति से ही निर्धारित होती है। इसीलिए अज्ञेय जी ने बहुत ही बेबाकी से कहा है और श्रृंगार के लिए उन्होंने ये चीज़ कहा है। आपको पता होगा, शेखर एक जीवनी का पहला ही वाक्य है कि वेदना में वो शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो वेदना में है वही दृष्टा हो सकता है। तो शेखर एक जीवनी जो अज्ञेय की रचना है, उसमें इन्होंने ये उदाहरण देकर समझाया है। आगे देखें तो इस्लाम के आक्रमण के बाद उन्होंने कहा कि इस्लाम के आक्रमण के बाद सामाजिक संस्कृति के निर्माण की गहरी व्याख्या उन्होंने की और कहा कि भारतीय संस्कृति गहरे अंतर्विरोध से भरी है। इसके सबसे प्रसिद्ध 2 ईश्वरों राम और कृष्ण में से राम शुद्ध मर्यादावादी हैं तो कृष्ण शुद्ध यथार्थवादी हैं। तो यहाँ पर रामस्वरूप चतुर्वेदी की बात हम लोगों ने की। इसके अलावा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के और कौन कौन से रचनाकार हैं, किन्होंने क्या कहा है, कौन कौन सी किसकी रचनाएं हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी लिखा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग इधर उधर हो जाते हैं, भटकने लगते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा ने भी लिखा और इन्होंने भक्ति काल के धाराओं के कठिन नामों को सरल बनाया। इन्होंने कहा कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को कहा कि संत काव्य है और निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा को प्रेम काव्य नाम दिया रामकुमार वर्मा ने अपनी रचना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में। और वीर गाथा काल के नाम के स्थान पर रामकुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल नाम दिया। यही रामकुमार वर्मा हैं जिन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को किसने माना? तो रामकुमार वर्मा ने माना। अब बात करते हैं गणपति चंद्र गुप्त की। गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। शुक्ल जी की कई मान्यताओं का खंडन इन्होंने किया। विशेषतः सूफी काव्य को मसनबी कहने का खंडन गणपति चंद्र गुप्त ने किया अपनी रचना हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में। कहीं कहीं पर अति वैज्ञानिकता उनका दोष बन गई। इसके काल विभाजन न केवल ज़्यादा हो गए बल्कि उलझ भी गए। वहीं डॉक्टर नगेंद्र
हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। एक महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ इसे हम कह सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा डॉक्टर बच्चन सिंह ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित इतिहास के बाद जिन्होंने भी इतिहास लिखे हैं वह या तो रामचंद्र शुक्ल जी के समर्थन में है या विरोध में, लेकिन कोई भी उनके इतिहास से मुक्त नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि शुक्ल जी के प्रभावों से मुक्त रहते हुए नया इतिहास लिखा जाए। इसीलिए बच्चन सिंह ने नाम ही दे दिया हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। और इन्होंने काल विभाजन और नामकरण में काफ़ी परिवर्तन भी किया, जैसे आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। संज्ञाओं को ये भ्रामक मानते हैं और कहते हैं कि आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का बोध होता है। आदिकाल को इन्होंने अपभ्रंश जातीय साहित्य नाम दिया। किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो काल विभाजन थे और इससे पहले साहित्यकारों ने काल विभाजन किया, इन सब में बहुत काफ़ी परिवर्तन डॉक्टर बच्चन सिंह ने किया। और इन्होंने कहा कि जो और साहित्यकार हैं आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल नाम दे रहे हैं, ये सब बहुत भ्रामक हैं। बच्चन सिंह ने कहा कि आदिकाल का नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के ज़माने का बोध होता है। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदिकाल को अपभ्रंश जातीय साहित्य नाम दे दिया। तो इनके अनुसार भक्ति काल को मध्यकाल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहना इन्हें भी गणितीय खेल लगता है। और उसके बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कौन कौन सी रचना की, उनकी रचनाओं का नाम देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामविलास शर्मा ने लिखा महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, निराला की साहित्य साधना, प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण। ये चारों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर रामविलास शर्मा की ये रचनाएं पूछी जाती हैं, तो इन्हें आप बिल्कुल ध्यान में रखें। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संपादित हुआ हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। इसके अलावा और बहुत सारी रचनाएं हैं जो मैंने यहाँ पर PDF में नाम दे दिया है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृपा शंकर शुक्ल का, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री का, हिंदी भाषा और साहित्य बाबू श्याम सुंदर दास का, उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी का, हिंदी साहित्य का अतीत डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न दास का। तो इस तरीके से ये रचनाएं हैं और इनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये PDF मैंने सुबह ही WhatsApp पर 10 बजे आप लोगों को दे दिया। हमारे यहाँ होता यह है कि सुबह 10 बजे PDF नोट्स दिया जाता है, टेस्ट सीरीज़ दी जाती है। टेस्ट सीरीज़ का उत्तर आपको शाम को 12 बजे तक सबमिट करना होता है। 2:30 बजे वीडियो लेक्चर दिया जाता है डिस्क्रिप्टिव, जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत सारे लोग डेमो मांग रहे थे, तो डेमो भी मुझे लग रहा है कि उन्हें मिल गया होगा। और रात में इसी से संबंधित 9 बजे लाइव क्लास में प्रश्नोत्तरी कराई जाती है। जो दिन में पढ़ाया जाता है, जो दिन में PDF दिया जाता है, उसी के प्रश्नोत्तरी रात में 9 बजे लाइव क्लास में कराई जाती है। तो यहाँ तक आपने देखा हिंदी साहित्य का इतिहास, ये हुआ पहला लेक्चर। दूसरा लेक्चर क्या होगा वो देखिए। सबसे पहले ये है कि जो आज पढ़ाया गया उससे संबंधित कौन कौन से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पर देखिए PDF में मैंने प्रश्नोत्तरी भी दे रखा है, ताकि जो लोग इसे पढ़ें PDF को, फिर इन प्रश्नों को भी हल करें। हल करने के बाद वो देखें कि आखिर कौन कौन से और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। अब उसके बाद में जो दूसरा लेक्चर होगा वो हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण का होगा। वैसे अभी 48 मिनट का समय हुआ है, चलिए काल विभाजन आपको करा देते हैं फिर अगला लेक्चर, क्योंकि समय कम है तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन की 4 पद्धतियाँ अपनाई गईं। विद्वानों ने काल विभाजन के कई आधार को माना और विभाजन किया। जैसे सामाजिक आधार पर विभाजन किया, जैसे नवजागरण काल नाम दिया। कुछ लोगों ने राजनीतिक आधार लिया, जैसे विक्टोरिया युग। जैसे व्यक्तिगत आधार पर भारतेंदु युग। तो इस तरीके से युगीन मानसिकता का आधार अपनाया, कुछ ने विचारधारात्मक आधार अपनाया, कुछ ने साहित्यिक प्रवृत्ति का आधार अपनाया, कुछ ने कालबोधक आधार अपनाया, कुछ ने निर्विशेष आधार अपनाया। सबसे पहले बात करते हैं हम जॉर्ज ग्रियर्सन की।
सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करते हैं। इन्होंने संपूर्ण साहित्य को 11 भागों में विभाजित किया, लेकिन इसमें कई गैर साहित्यिक नाम आ गए, जिससे यह काल विभाजन अव्यवस्थित रहा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो विभाजन किया है वो चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी का प्रेम काव्य, ब्रज का कृष्ण काव्य, मुगल दरबारी काल, तुलसीदास का काल, रीति काव्य काल, तुलसीदास के परवर्ती कवियों का काल, 18वीं शताब्दी, कंपनी काल और विक्टोरिया काल। ये विभाजन किसने किया? तो सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। और इसके बाद काल विभाजन का अगला प्रयास मिस्र बंधुओं ने किया। मिस्र बंधुओं ने जो किया है वो किस प्रकार से किया है? तो मिस्र बंधुओं ने कहा कि आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन किया, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी उन्होंने प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान नाम दिया। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल नाम दिया। वर्तमान युग को कुछ इस प्रकार विभाजित किया गया, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता। तो उपर्युक्त विभाजन कविता को आधार मानकर किया गया है। तो ये है कुछ काल विभाजन। अब गद्य को केंद्र में रखकर किया गया विभाजन कुछ इस प्रकार है। जैसे अगर उपन्यास आप पढ़ रहे हैं तो उपन्यास का जो विकास आप पढ़ते हैं, उपन्यास का जो विभाजन आप करते हैं वो कुछ इस प्रकार करते हैं कि प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग। ऐसे जब कहानी आप पढ़ते हैं तो जिस तरीके से उपन्यास के विभाजन को प्रेमचंद को आधार मानकर विभाजन किया गया, उसी प्रकार कहानी में भी प्रेमचंद जी को केंद्र में रखकर विभाजन किया गया। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, फिर नई कविता, अकहानी, सहज कहानी, सक्रिय कहानी, समांतर कहानी, नई कहानी होगा, कविता नहीं होगा, ध्यान रखना, सचेतन कहानी, समकालीन कहानी। लेकिन जब नाटक की बात करते हैं तो नाटक में जयशंकर प्रसाद को केंद्र में रखकर विभाजन किया गया। प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग। लेकिन जब बात आलोचना की आती है तो आलोचना में ना तो भारतेंदु को रखा गया केंद्र में और ना ही प्रसाद को रखा गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को रखा गया। जब भी आप आलोचना पढ़ेंगे तो शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग पढ़ेंगे। ऐसे निबंध की बात आएगी तो निबंध में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को केंद्र में रखकर विभाजन किया गया। जिस प्रकार नाटक और कहानी में आपने देखा कि भारतेंदु जी को रखा गया, ऐसे यहाँ पर शुक्ल जी को रखा गया। शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। नामकरण की समस्या तो सर्वप्रथम आदिकाल के ही नामकरण में आता है। जो नामकरण की समस्या आती है वो आदिकाल में ही सबसे अधिक है। जैसे आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, प्रारंभिक काल मिस्र बंधुओं ने भी कहा, गणपति चंद्रगुप्त ने भी कहा। आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा। बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। संधि काल रामकुमार वर्मा ने कहा। अपभ्रंश काल जातीय साहित्य बच्चन सिंह ने कहा। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। जयकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। आधार काल डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहा। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने कहा और उद्भव काल डॉक्टर वासुदेव सिंह ने कहा। लेकिन जब उत्तर मध्यकाल की बात करते हैं तो उत्तर मध्यकाल के संदर्भ में कोई बहुत ज़्यादा विवाद नहीं है। उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति काल कहा। लेकिन आधुनिक काल में देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा विवाद नहीं है। आधुनिक काल को गद्य काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा और इस गद्य काल को 3 भागों में बांटा, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान में। आधुनिक काल रामकुमार वर्मा ने कहा और गणपति चंद्र गुप्त ने भी कहा और वर्तमान काल मिस्र बंधुओं ने कहा। लेकिन इस काल के भीतर हुई कुछ आंदोलनों ने इसके अंतर्गत आने वाले अन्य नामकरण पर असहमति व्यक्त की। जैसे भारतेंदु की अगर बात करें तो सर्वसम्मति है, लेकिन इसे शुक्ल ने प्रथम उत्थान कहा तो गणपति चंद्र गुप्त ने स्वच्छंदता काल कहा। अब यहाँ पर आप देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण ये तथ्य आप लोगों के लिए है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है।
कि भारतेंदु युग को स्वच्छंदता काल किसने कहा। द्विवेदी युग की बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे द्वितीय उत्थान कहा, लेकिन गणपति चंद्रगुप्त ने इसे पुनर्जागरण काल नाम दे दिया। तो ये दोनों तथ्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वहीं उपन्यास जब हम पढ़ेंगे तो उपन्यास कई धाराओं में बटेगा, जैसे मनोवैज्ञानिक धारा, प्रगतिवादी धारा, सामाजिक धारा, आंचलिक धारा, महिला लेखन की धारा, नया उपन्यास, उत्तर आधुनिक उपन्यास। इन सब के प्रवर्तकों में अगर हम देखें तो मनोवैज्ञानिकता की बात आती है तो जैनेन्द्र कुमार, प्रगतिवादी की बात आती है तो यशपाल, सामाजिक धारा के उपन्यासकार की बात आती है तो भगवती चरण वर्मा, आंचलिक उपन्यासकार की बात आती है तो रेणु, महिला लेखन की बात आती है तो कृष्णा सोबती, नया उपन्यास की बात आती है तो राजेंद्र यादव, और उत्तर आधुनिक उपन्यास की बात आती है तो मनोहर श्याम जोशी। और इन सब से जितनी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, अक्सर हर परीक्षा में आपको प्रश्न मिलेगा। इसी केवल एक लेक्चर को अगर आपने पढ़ लिया, इसी एक लेक्चर को आपने गहनता से अध्ययन किया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कोई भी परीक्षा दें, हर परीक्षा में आपको जरूर प्रश्न मिलेगा। ऐसे कहानी की जब बात आती है तो नई कहानी, समांतर कहानी, सचेतन कहानी, सक्रिय कहानी, अकहानी और सहज कहानी आती है। जिस तरीके से नई कहानी में राजेंद्र यादव, कमलेश्वर हैं, ऐसे जितनी भी कहानियां हैं, सब कहानियों में 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग सब में हैं उसके प्रवर्तक के रूप में। उसे आगे बढ़ाने में लोगों का सहयोग रहा है। जिस समांतर कहानी में कमलेश्वर हैं, इनके अलावा और भी लोग हैं। सचेतन कहानी में महीप सिंह हैं जो मुख्य परिवर्तक हैं, इनके अलावा और भी लोग हैं। ऐसे सक्रिय कहानी को बढ़ाने में राकेश वत्स हैं और इनके सहयोगी हैं। ऐसे कहानी में श्रीकांत वर्मा है, सहज कहानी में अमृत राय। तो इस तरीके से और भी लोग हैं जो इसको बढ़ाए हैं, लेकिन ये मुख्य नाम हैं। और इनसे जो पढ़ाया गया, इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं उसकी भी यहाँ पर देखें। ये प्रश्नोत्तरी मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पर भेज दिया है, तो इस प्रश्नोत्तरी को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद अब जो दूसरा लेक्चर आपको मिलेगा वो आदिकाल का लेक्चर मिलेगा। आदिकाल किसे कहते हैं, आदिकालीन परिस्थितियाँ क्या थी, राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थीं, धार्मिक परिस्थितियाँ क्या थीं, सामाजिक परिस्थितियाँ क्या थीं, साहित्यिक परिस्थितियाँ क्या थीं और सांस्कृतिक परिस्थिति। देखिए ये परिस्थितियाँ इसलिए ज़रूरी हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर में परिस्थितियाँ क्यों ज़रूरी हैं। परिस्थितियाँ सिर्फ इसलिए ज़रूरी हैं कि जब आप परिस्थितियों पर ध्यान देंगे तभी आप साहित्य को समझ सकते हैं, अन्यथा साहित्य को नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो कहा कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, तो जब तक वहाँ की समाज को नहीं पढ़ेंगे, वहाँ की जनता के चित्तवृत्ति को नहीं समझेंगे, तब तक उस काल के साहित्य को आप नहीं समझ सकते। केवल रटकर किसी चीज़ को नहीं किया जा सकता। भाई आदिकाल अगर आपको पढ़ना है तो आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी, क्या माहौल था, धार्मिक परिस्थितियाँ क्या थी, समाज में कैसा किस तरीके का धार्मिक प्रभाव था, कैसा धर्म था, कौन कौन से धर्म थे और क्या धर्म में मान्यताएं थी लोगों की, और उसी के आधार पर समाज कैसा था, और जो साहित्य लिखी गई तब हम उस साहित्य की बात करेंगे। सांस्कृतिक परिस्थितियाँ क्या थी उनकी बात करेंगे, तभी तो हम समाज को समझ पाएंगे, तभी तो हम साहित्य को समझ पाएंगे जब इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो अगला लेक्चर होगा वो आदिकाल पर आपको मिलेगा। समय कम है लेकिन चीज़ें मैं सोचता हूँ कि जितना बेहतर हो जाए वो अच्छा रहेगा। तो आदिकाल का जो पिछले क्लास में अभी मैंने कराया, जो पिछला बैच चल रहा है, उसमें आदिकाल का जो मैंने लोगों को कराया है, उस आदिकाल का वीडियो लेक्चर आपको हम भेज दे रहे हैं ताकि कम समय में, क्योंकि तथ्य वही हैं, तथ्य कोई बदल नहीं गए हैं, ध्यान दीजिएगा। जिनका एडमिशन अभी कल हुआ है वो ध्यान दें। तो सत्येंद्र हैं, संतोष हैं, महिमा हैं, दिव्या हैं, ममता हैं, ये जितने सोनल हैं, जितने भी लोग हैं जिनका एडमिशन अभी कल हुआ है और आज सुबह में जितने लोगों का एडमिशन हुआ, वो सारे लोग इस चीज़ का ध्यान दें कि तथ्य वही हैं। तिथियों पर ना ध्यान दें, तथ्य पर ध्यान दें। भले पिछली कक्षा में कराया गया है लेकिन अब वो वीडियो आपको मैं भेज रहा हूँ आदिकाल का, तो उससे भी अगर आप देख लेंगे तो आपकी तैयारी कम समय में बेहतर हो जाएगी। तो ये 2 वीडियो लेक्चर आपको मिल रहे हैं। जो हमारे नए लोग हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसी तरीके के डेमो जो मैंने आपको दिया, आपने डेमो देखा होगा, देख लिया होगा पूरा वीडियो,
कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और ऐसे ही लेक्चर आपको लगातार मिलते रहेंगे 2 मई तक। तो बाकी हम लोग रात में 9 बजे पेड मेंबर्स के साथ अपने फिर मिलेंगे। समय देने के लिए आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।